हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करंट अफेयर का सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक परिदृश्य प्रश्न संख्या 11 अप्रैल 2021 में पहला इसमें जो कथन दिया गया है कि नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के 2.0 संस्करण का शुभारंभ किया। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत ऊर्जा डैशबोर्ड देश के ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों के लिए एकल खिड़की पहुंच उपलब्ध कराएगा। यह भी सही है। यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, भारत ऊर्जा डैशबोर्ड 2.0 संस्करण शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा अप्रैल 2021 में। यह क्या है? तो देश के ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों के लिए एकल खिड़की पहुंच उपलब्ध कराना। उद्देश्य था देश के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों का एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करना। जो आंकड़े उपलब्ध होंगे कहां कहां से? तो विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला, तेल, गैस क्षेत्र के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के जो आंकड़े हैं उपलब्ध होंगे। देखिए, 2005-6 से 2019-20 तक के टाइम सीरीज आंकड़े सौभाग्य, उजाला, प्राप्ति और विद्युत प्रवाह जैसी योजनाओं के यानी एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस संबंध आंकड़े शामिल होंगे। ठीक है। आईईडी के पहले संस्करण की शुरुआत जो है मई 2017 में हुई। ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची में कौन सा बैंक शामिल नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के सूची में कौन सा बैंक शामिल नहीं है? तो सही जवाब है यस बैंक, यानी डी ऑप्शन। घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक है डीएसआईबी जो है। जारीकर्ता कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। 19 जनवरी 2021 को इसने जारी किया। आईसीआईसी, एडीएफसी, एसबीआई इन्हें जो है आरबीआई ने घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में बनाए रखा है। ठीक है। 2015 से ध्यान रखिएगा। कब से जारी मतलब हुआ? तो 2014 के डीएसआईबीएस फ्रेमवर्क के अनुसार। विशेष तथ्य के संदर्भ में अगर बात करें तो जो घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक हैं इनके तहत अन्य अत्यधिक महत्वपूर्ण बैंकों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनके संकट में पड़ने अथवा विफल होने पर घरेलू वित्तीय प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था पर गहन संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त पूंजी आवश्यकता मानकों का पालन करना होता है। 13 नंबर प्रश्न है हाल ही में कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई? हाल ही में कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई? सही जवाब है बजाज ऑटो, सी ऑप्शन। बजाज ऑटो जो है यह जो है सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई। विश्व की सबसे मूल्यवान दोपहिया जो कंपनी है कौन है? बजाज ऑटो लिमिटेड। बाजार पूंजीकरण क्या है? तो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक। विश्व की ऐसी पहली दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है। कब? तो 1 जनवरी 2021 को। स्थापना इसका कब हुआ था? 29 नवंबर 1945। संस्थापक कौन थे? तो जमना लाल बजाज। ध्यान रखिएगा। विनिर्माण कारखाने महाराष्ट्र में चाकन, पुणे में, वालूज औरंगाबाद और उत्तराखंड में पंतनगर में। मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय पुणे में है। प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा राहुल बजाज, हेड बजाज ग्रुप या चेयरमैन एमिरेट्स। नीरज आर बजाज चेयरमैन है। राजीव बजाज मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। विशेष में अगर बात करें तो बजाज भारत का सबसे बड़ा दोपहिया निर्यातक भी है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में रतले पनबिजली परियोजना में 5281.94 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह परियोजना अवस्थित है। कहां अवस्थित है आपको बताना है। रतले पनबिजली परियोजना कहां पर अवस्थित है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। रतले पनबिजली परियोजना निवेश प्रस्ताव को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 20 जनवरी 2021 को दी गई। यह कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर। निवेश राशि कितना है? तो आपको मालूम है 5281.94 करोड़ रुपए और इसकी कुल क्षमता है 850 मेगावाट। निवेश क्या है? तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी एनएचपीसी 51% और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड का
जो इसमें प्रतिशत है 49% जो है हिस्सेदारी है। ठीक है, और यह जो है एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी जो है जेवीसी के द्वारा जो है की गई है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो परसेंटेज है एनएचपीसी का 51 और जो जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड है इसका 49% हिस्सेदारी है। देखिए, निर्माण पूर्ण करने का जो लक्ष्य है वो है 5 वर्ष यानी 60 माह। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार। परियोजना के 40 वर्षों के जीवन चक्र के दौरान जम्मू कश्मीर को 5289 करोड़ रुपए की निःशुल्क विद्युत के अतिरिक्त जल उपयोग शुल्क पर लेवी के माध्यम से 9581 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में यह जो है योगदान देगा। विशेष तथ्य के संदर्भ में अगर बात करें तो जून 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा रतले पनबिजली परियोजना का शिलान्यास किया गया। पाकिस्तान के द्वारा इस परियोजना को 1960 के सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानते हुए जो है विरोध किया। अगस्त 2017 में विश्व बैंक के द्वारा भारत को इस परियोजना को जारी रखने की अनुमति मिली। सिंधु जल संधि क्या है? अगर इसकी बात आई है तो इसके बारे में भी हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु जल संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य यह हस्ताक्षरित हुआ था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग के लिए जो है यह समझौता हुआ था। संधि के तहत पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलज के जल के उपयोग का अधिकार भारत को और पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम के जल के उपयोग का अधिकार जो है पाकिस्तान को प्रदान किया गया। भारत जल प्रवाह बाधित किए बगैर पश्चिमी नदियों के जल का विद्युत उत्पादन, सीमित स्तर पर सिंचाई आदि कार्यों के लिए उपयोग कर सकता है। 15 नंबर है, हाल ही में किस देश ने स्वयं को चरम निर्धनता से जो है पूर्णतः मुक्त घोषित किया है? हाल ही में किस देश ने स्वयं को चरम निर्धनता से पूर्णतः मुक्त घोषित किया है? सही जवाब होगा चीन, बी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, चीन चरम निर्धनता से पूर्णतः मुक्त हुआ और इसकी तिथि है, यह मुक्त की जो तिथि है 25 फरवरी 2021। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसका घोषणा किया। संदर्भ क्या है? तो 2020 अंत तक चीन चरम निर्धनता से पूर्णतः मुक्त हो गया। प्रमुख तथ्य के संदर्भ में अगर बात करें तो चीन में वर्ष 1979 से 2020 के दौरान 770 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया, जो वैश्विक स्तर पर निर्धनता में कमी के 70% से अधिक है। वहां पिछले 8 वर्षों में 98.99 मिलियन ग्रामीण लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। पिछले 8 वर्षों में गरीबी उन्मूलन पर चीन का खर्च लगभग जो है 1.6 ट्रिलियन युआन, लगभग 248 बिलियन यूएस डॉलर जो है मतलब कि खर्च हुआ। चीन के द्वारा हासिल जो लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक गरीबी उन्मूलन के सतत विकास लक्ष्य से 10 वर्ष पहले ही हासिल। विशेष में अगर बात करें तो अक्टूबर 2015 में विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा को पूर्ववर्ती 1.25 यूएस डॉलर से अपडेट कर 1.90 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया था। चीन के द्वारा 2011 में अपनी निर्धनता रेखा जो है 2300 युआन यानी 2010 के स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष निर्धारित, जिसे वर्ष 2020 में अपडेट कर 4000 युआन, ठीक है, लगभग 620 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा करेंसी नोटों की प्राप्ति, भंडारण तथा प्रेषण के लिए एक स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बताइए, दिसंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा करेंसी नोटों की प्राप्ति, भंडारण, प्रेषण के लिए एक स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कहां पर? तो सही जवाब है जयपुर में। स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना का निर्णय दिसंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा लिया गया और यह स्थापित कहां पर होगा? तो राजस्थान के जयपुर में। किस लिए? तो मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण के लिए। कार्य क्या होगा? तो करेंसी चेस्टों यानी सीसी और बैंक शाखाओं से प्राप्त बैंक नोटों का प्रसंस्करण और स्वचालित तरीके से गंदे या अमान्य बैंक नोटों को नष्ट करना। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है, याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2021 में ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी आईटी सेवा, याद रखिएगा,
जनवरी 2021 में ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी आईटी सेवा क्षेत्र की 25 सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों के सूची में बताइए, जो सूची है इसमें भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को जो स्थान मिला है वो है आपका तीसरा। 2021 के ब्रांड फाइनेंस की आईटी जो सर्विसेज है इसकी 25 सूची, और यह जारी जो हुई थी जनवरी 2021 में, जारीकर्ता कौन था? तो ब्रांड फाइनेंस। शीर्ष जो 4 कंपनियां हैं, पहला है एक्सचेंजर, याद रखिएगा एक्सचेंजर, इसका जो परिसंपत्ति है 26.03 बिलियन डॉलर। इसके बाद है आईबीएम, टीसीएस, इसके बाद इन्फोसिस, चौथे स्थान पे जो है इन्फोसिस। शामिल विश्व की कुल आईटी कंपनियों की संख्या 25 थी। ध्यान रखिएगा, सूची में शामिल अन्य भारतीय आईटी कंपनियों और उनकी जो रैंक है, एचसीएल को 7, विप्रो को 9, टेक महिंद्रा को 15 और एलटीआई को 21। टीसीएस की ब्रांड वैल्यू में 10.6% की वृद्धि और आईबीएम की ब्रांड वैल्यू में 24.2% की कमी। इन 25 आईटी कंपनियों में ब्रांड वैल्यू में 37% की वृद्धि के साथ एलटीआई सर्वाधिक वृद्धिमान कंपनी रही। 18 नंबर प्रश्न है, मार्च 2021 में किस बैंक ने महिलाओं के लिए यस एसएस सेवा शुरू करने की घोषणा की? मार्च 2021 में किस बैंक ने महिलाओं के लिए यस एसएस सेवा जो है शुरू करने की घोषणा की? तो यस एसएस सेवा जो है शुरू करने की घोषणा किस बैंक ने महिलाओं के लिए की? तो सही जवाब है यस बैंक। याद रखिएगा, यस एसेंस सेवा है तो यस बैंक ने जो है इसको शुरू करने की घोषणा की। यस एसेंस सेवा क्या है? देखिए, प्रारंभकर्ता जो बैंक है वो है यस बैंक, और प्रारंभ की जो तिथि है 8 मार्च 2021 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे। महिला ग्राहकों के लिए एक समग्र बैंकिंग प्रस्ताव जो गृहिणी, वेतनभोगी, उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक के रूप में उनकी जीवन शैली, सुरक्षा, शिक्षा और निवेश को कवर करता है। जो यस एसेंस जो है ये क्या क्या चीजों को कवर करता है? तो महिला ग्राहकों के लिए एक समग्र बैंकिंग प्रस्ताव जो गृहिणी, वेतनभोगी, उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक के रूप में उनकी जीवन शैली, शिक्षा, सुरक्षा और निवेश को कवर करता है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना। अलग अलग श्रेणी के महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की बैंकिंग सुविधाएं, ठीक है, उद्देश्य है। 19 नंबर प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने अब तक का सर्वाधिक एफडीआई अंतर प्रवाह दर्ज किया। यह एफडीआई अंतर प्रवाह राशि कितनी है? वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने अब तक का सर्वाधिक एफडीआई अंतर प्रवाह दर्ज किया। यह एफडीआई अंतर प्रवाह राशि कितनी है आपको बताना है। इसका सही जवाब है कितना? देखिए, इसका सही जवाब है, देखिए, कुल एफडीआई अंतर प्रवाह राशि है 81.72 बिलियन डॉलर। याद रखिएगा, वित्त वर्ष 2019-20 के तुलना में 10% अधिक है, ठीक है। वर्ष 2020-21 में एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह जो है 59.64 बिलियन डॉलर, यानी 2019-20 में 49.98 बिलियन डॉलर से 19% अधिक है। 2020-21 में शीर्ष निवेशक जो देश है, सिंगापुर पहले स्थान पे, यूएसए दूसरे, मॉरिशस तीसरे स्थान पे, ठीक है। 2020-21 में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह वाले जो क्षेत्र हैं, पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, दूसरा है निर्माण गतिविधियां, तीसरा है सेवा क्षेत्र। एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह में शीर्ष 3 राज्य जो है, पहले स्थान पे गुजरात, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 20, फरवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के विनिमय पर किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? फरवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन पर किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? सही जवाब होगा एन.एस. विश्वनाथन। एन.एस. विश्वनाथन इनका नाम याद रखिएगा। शहरी सहकारी बैंकों के विनिमय पर विशेषज्ञ समिति, और इसकी यह समिति जो है 15 फरवरी 2021 को घोषित हुई। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका गठन करता है, और विशेषज्ञ समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो एन.एस. विश्वनाथन, यानी पूर्व उप गवर्नर आरबीआई के। और अन्य सदस्य जो हैं वो हैं हर्ष कुमार भानवाल, मुकुंद एम चितले, एन.सी.
मुनियप्पा, RN जोशी, MS श्रीराम और ज्योतिंद्र एम मेहता और नीरज निगम। इन नामों का जो है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में रहे या आपको जो है याद रहे कि ये जो अन्य सदस्य हैं कौन कौन हैं। लेकिन जो इसके मतलब कि जो मेन है अध्यक्ष जो है विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष हैं NS विश्वनाथन, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, और इसके बारे में बात करें कि यह किसके लिए है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सहकारी समितियों पर यथा लागू में हाल के संशोधनों के संदर्भ में विनियामक पर्यवेक्षी मुद्दों की जांच करना, यूसीबी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए, तो याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न, जनवरी 2021 में उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किया। जो उद्यम सारथी ऐप है इसका शुभारंभ किसने किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। जो उद्यम सारथी ऐप है इसका शुभारंभ हुआ 24 जनवरी 2021 को। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या था, तो युवाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय एवं रोजगार अवसरों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना। एकल जिला एक, देखिए याद रखिएगा, एकल जिला या एक जिला एक उत्पादन योजना के अंतर्गत प्रारंभ यह जो है इस ऐप का शुरुआत किया गया। और अवसर क्या है, तो उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस यानी 24 जनवरी के अवसर पे जो है जो उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस है इसके अवसर पे इसे लॉन्च किया गया। 22 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पोटास की विशेष खनन तकनीक यानी सॉल्यूशन माइनिंग का व्यवहारिकता अध्ययन करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हाल ही में किस राज्य में पोटास की विशेष खनन तकनीकी का व्यवहारिकता अध्ययन करने के लिए जो है एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए, सही जवाब है राजस्थान, बी ऑप्शन। देखिए, पोटास खनन के संदर्भ में त्रिपक्षीय समझौता 21 जनवरी 2021 को हुई, ध्यान रखिएगा। और किस लिए हुई, तो नागौर गंगानगर क्षेत्र में पोटास की खनन खास खनन तकनीक इसलिए हुई। सॉल्यूशन माइनिंग के व्यवहारिकता अध्ययन के लिए, इसलिए इसका जो है मतलब कि जो गठन है इसका किया गया था, इसका त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। और किसके मध्य हुआ था, तो भारत सरकार के याद रखिएगा, भारत के मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और राजस्थान सरकार के खान एवं भू विज्ञान विभाग के मध्य। समझौते के लाभ क्या है, तो सॉल्यूशन माइनिंग के माध्यम से उप सतही लवण निक्षेपों के उपयोग के लिए व्यवहारिकता अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, राजस्थान के समृद्ध खनिज भंडार का उपयोग होगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, राज्य देश के पहले पोटास सॉल्यूशन माइनिंग केंद्र के रूप में स्थापित होगा। विशेष तथ्य के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में नागौर गंगानगर बेसिन में लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पोटास और हेलाइट के विशाल भंडार हैं। पोटास वस्तुतः जो है पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम लवणों का अशुद्ध मिश्रण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उर्वरक निर्माण में किया जाता है। भारत में पोटास के भंडार जो है राजस्थान में 91%, मध्य प्रदेश में 5% और उत्तर प्रदेश में जो है 4% में जो है इसका भंडारण है। और भारत जो है वर्तमान में पोटास के संदर्भ में पूर्णतः आयात पर जो है निर्भर है, यानी 2018-19 में 4.6 मिलियन टन जो है इसका जो है आयात किया गया है, तो पूर्णतः जो है आयात पर निर्भर है। 23 नंबर प्रश्न है, देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद अप्रैल 2021 में जीएसटी राजस्व का रिकॉर्ड संग्रह हुआ। अप्रैल 2021 में कुल कितनी राशि सकल जीएसटी राजस्व संग्रह के रूप में वसूल की गई। देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद अप्रैल 2021 में जीएसटी राजस्व का रिकॉर्ड संग्रह हुआ। अप्रैल 2021 में कुल कितनी राशि एकल जीएसटी राजस्व संग्रह के रूप में वसूल की गई, सही जवाब है याद रखिएगा 1,41,384 करोड़ रुपए। और इसके बारे में देख लेते हैं। अप्रैल 2021 में जीएसटी का रिकॉर्ड संग्रह, अप्रैल 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह कितना हुआ, तो मार्च 2021 से 14% अधिक यानी 1,41,384 करोड़ रुपए। इससे पूर्व सर्वाधिक थे मार्च 2021 में 1,23,902 करोड़ रुपए। अप्रैल 2021 में सकल जीएसटी राजस्व के भाग जो है केंद्रीय जीएसटी का आप देख सकते हैं 27,837 करोड़, जो राज्य जीएसटी है 35,621 करोड़, एकीकृत जीएसटी 68,481 करोड़ और आयात पर संग्रहित सहित ध्यान रखिएगा जो एकीकृत जीएसटी है
माल आयात पर संग्रहित जो है 29,599 करोड़ रुपए सहित जो है 68,481 करोड़, और जो शेष है 9,445 करोड़, और इसमें माल आयात पर संग्रहित 981 करोड़ रुपए सहित। देखिए अद्यतन सकल जीएसटी राजस्व संग्रह जो है मई 2021 में 1,02,709 करोड़ रुपए, जून 2021 में 92,849 करोड़ रुपए, जुलाई 2021 में 1,16,393 करोड़ रुपए और अगस्त 2021 में 1,12,020 करोड़ रुपए। सकल जीएसटी राजस्व संग्रह अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक लगातार 8 माह तक 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस नाम से डिजिटल पेमेंट ऐप को शुरुआत की? हाल ही में डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट जो बैंक है, इसने किस नाम से डिजिटल पेमेंट ऐप को शुरुआत की? इसका सही जवाब है डाक पे। डाक पे, बी ऑप्शन। डाक पे डिजिटल पेमेंट ऐप, इसकी जो शुभारंभ तिथि है 15 दिसंबर 2020 है। संबंधित विभाग कौन है? तो डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो संबंधित विभाग जो है ध्यान रखिएगा, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उद्देश्य क्या है? तो अंतिम छोर पर मौजूद लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, वर्चुअल डेबिट कार्ड, यूपीआई सुविधा और अन्य वित्तीय सेवाएं इसकी सेवाएं हैं। ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ 1 सितंबर 2018 को किया गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जनवरी 2021 से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चेक ट्रंकेशन सिस्टम सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई। इस नई प्रणाली के तहत कितनी राशि से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की पुनः पुष्टि की आवश्यकता होगी? सही जवाब है 50,000 रुपए, बी ऑप्शन। सकारात्मक भुगतान प्रणाली की शुरुआत 1 जनवरी 2021 को की गई। शुरुआतकर्ता कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक। चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए जो है इसका शुरुआत हुआ। नई प्रणाली के तहत चेक के प्रमुख विवरणों की पुनः पुष्टि की आवश्यकता जो है 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान के लिए है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित सीटीएस में सकारात्मक भुगतान की सुविधा जो है दी गई है, और इस प्रणाली की सुविधा का लाभ लेने का जो निर्णय है खाता धारक द्वारा स्वयं लिया जाएगा। बैंकों के द्वारा 5 लाख रुपए और उससे अधिक राशि के चेक के लिए जो है यह प्रणाली अनिवार्य की जा सकती है। विशेष में अगर बात करें तो सकारात्मक भुगतान प्रणाली एक जो है स्वचालित टूल है। चेक से भुगतान में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जो है इसका शुरुआत है। तो ये पॉजिटिव पे सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जो है इसके रिगार्डिंग में कि आपको अगर घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए टोटल ऑल सब्जेक्ट का, तो टेलीग्राम पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब कम्युनिटी पर इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर किए गए हैं। आप वहां से हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।